अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर इन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू से। व्हाट इज़ इंटरव्यू? इंटरव्यू किसे कहते हैं? अगर इंटरव्यू की हम आम तौर पर इसकी जो मायने है उसको जाने तो इंटरव्यू से मुराद ये है कि आम तौर पर हम एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इंटरव्यू कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डिफिनीशन मौजूद है जिसमें कहते हैं कि अ मीटिंग ऑफ पीपल फेस टू फेस स्पेशली फॉर कंसल्टेशन इज कॉल्ड इंटरव्यू। मतलब लोगों का एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर एक दूसरे के साथ जो मीटिंग करते हैं, ठीक है, और एक ख़ास मकसद के लिए मीटिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। The health history interview is a conversation with a purpose to improve the well-being of the patient is called health history interview। अब यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू की। सो हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू यूजुअली हमारे साथ इंटरव्यू की वो किस्म है जिसमें हम अपने पेशेंट के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं और उनका हाल अहवाल पूछते हैं और उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं अपने सेहत के हवाले से तो उसको जानने की कोशिश करते हैं और फिर इसी बेस पर जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है तो उस डेटा को यूज़ करते हुए अपने पेशेंट की जो स्टेटस है, उनकी जो कंडीशन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो इंटरव्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इस तरह की जो कन्वर्सेशन होती है तो इसको हम हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू कहते हैं। फेजेस ऑफ द इंटरव्यू। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के कितने फेजेस है या इंटरव्यू जो है कितने फेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो बेसिकली इंटरव्यू के हमारे साथ 3 फेजेस है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आप इस पॉइंट को अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए कि इंटरव्यू के हमारे साथ कितने फेजेस है? 3 फेजेस है। पहला जो फेज़ है उसको हम इंट्रोडक्टरी फेज़ कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो फेज़ है उसको हम वर्किंग फेज़ कहते हैं और तीसरे फेज़ को हम समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज़ कहते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी फेज़ में क्या होता है, वर्किंग फेज़ में क्या होता है, समरी एंड क्लोजिंग या टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है, इसको आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी फेज़ की। इंट्रोडक्टरी फेज़ में हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लाइंट। इंट्रोडक्टरी फेज़ में सबसे पहले जब हम फर्स्ट टाइम अपने क्लाइंट को अटेंड करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम अपने क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो उनको जो है हम अपना आप मुतारिफ़ कराते हैं, उनसे हम अपनी तारुफ़ कराते हैं, ठीक है। अपना आप जो है उनके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसी तरह से उनकी भी हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी फेज़ में सबसे पहले हम अपने आप को मुतारिफ़ कराते हैं अपने क्लाइंट से। इसके बाद एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द इंटरव्यू। इसके बाद फिर हम अपने क्लाइंट को अपना मकसद बताते हैं इंटरव्यू करने का, उनसे बातचीत करने का मकसद उनको क्या करते हैं? उनके साथ शेयर करते हैं कि आपसे मैं जो सवालात करने वाला हूँ या मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो किस मकसद के लिए ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो वो पर्पस जो है हम अपने क्लाइंट को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क। इसी तरह से हम अपने क्लाइंट के साथ जो है क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि हम उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे, ठीक है। तो
इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब जो है वो हमारा क्लाइंट जो है वो देना नहीं चाहते, तो वो पहले से हम उसको जान ले और उसको हम अपनी जो इंटरव्यू है उससे निकाल ले। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन जो है हम आपसे इंटरव्यू के दौरान करेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन द रीज़न फॉर टेकिंग नोट्स। जो हम नोट्स लिख रहे होते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो ये किस लिए लिखते हैं, इसके जो वजूहात है वो भी हम अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि क्लाइंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और इसी तरह से उसमें किसी किस्म का खौफ पैदा ना हो और वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के हमारे साथ जो है इंटरव्यू को कंटिन्यू रखे और हमें जो है जितना भी डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है, हमें चाहिए होता है, वो हमें प्रोवाइड करे आसानी से। इसके अलावा इश्योर द क्लाइंट्स दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी फेज़ के दौरान हम अपने क्लाइंट को इस बात की भी यकीन दहानी कराते हैं कि उनकी जितनी भी प्राइवेट बातें हैं, जितनी भी उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको जो है सीक्रेट ही रखा जाएगा। जितनी भी उनकी राज की बातें हैं उनको जो है राज में ही रखा जाएगा और किसी दूसरे बंदे के साथ उसको शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर हम अपने क्लाइंट को यकीन दहानी कराते हैं ताकि वो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी टेंशन के हमारे साथ हर तरह की इंफॉर्मेशन क्या करे, शेयर करे। Make sure that the client is comfortable physically and emotionally and has a privacy। ठीक है, इसी तरह से हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि हमारा जो क्लाइंट है जिसको हम अटेंड कर रहे हैं वो हमारे मौजूदगी के वजह से जो है किसी किस्म की फ़िज़िकल या इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं है, बल्कि वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करा रहा है। ठीक है, तो उनको जो है हर हाल में कंफर्टेबल हमने रखना है और उनकी जो कंफर्टेबिलिटी है उसके लिए हर तरह के इक़दामात हमने क्या करनी होती है, उठानी होती है। इसके साथ साथ डेवलप ट्रस्ट एंड रिपोर्ट एट दिस पॉइंट इन द इंटरव्यू। और इसी तरह से इंट्रोडक्टरी फेज़ ये वो फेज़ होता है जिसके दौरान नर्स जो है वो अपने क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी फेज़ का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इंट्रोडक्टरी फेज़ को एक बेहतर अंदाज से करते हैं तो इससे ये होगा कि आपका जो क्लाइंट है जिनको आप अटेंड कर रहे हैं वो फिर आपके साथ कोऑपरेटिव होंगे, वो फिर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। फिर इसी तरह से आपको जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो फिर आपको बआसानी से प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से इंट्रोडक्टरी फेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा फेज़ है इंटरव्यू के दौरान वो है वर्किंग फ़ेज़। वर्किंग फ़ेज़ में हम क्या करते हैं, वर्क ऑन कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के हमारे साथ जितने भी कंपोनेंट है उस पर नर्सेस क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, ऑब्जर्व क्लूज एंड यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इंटरप्रेट एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्राम द क्लाइंट। वर्किंग फ़ेज़ ये यूजुअली वो फेज़ होता है जिसमें नर्स अपने क्लाइंट के साथ इंटरव्यू को जारी रखते हुए उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे डेटा गैदर करते हैं और इसी दौरान अपने पेशेंट के जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साइंस सिम्टम होते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। इसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए उनके जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, द नर्स एंड क्लाइंट कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। इसी तरह से इंटरव्यू के दौरान नर्स और क्लाइंट दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर जितनी भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं,
किस तरह से हम उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा फेज़ है इंटरव्यू का वो है समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज़। इसमें क्या होता है, समराइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द वर्किंग फेज़ एंड वैलिडेट प्रॉब्लम्स एंड गोल्स विद द क्लाइंट। अब समरी एंड क्लोजिंग या टर्मिनेशन फेज़ ये लास्ट फेज़ है इंटरव्यू का। इसमें क्या होता है, इसमें नर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है इंटरव्यू के दौरान अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से, तो उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से अपने पेशेंट के साथ नर्स क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया जो इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी है बिल्कुल इसी तरह से आपने दी है या नहीं, आप कुछ और कहना चाहते थे, ठीक है। और इसी तरह से उनकी जो बातें हैं उसको वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेशन से मुराद ये है कि उसको डबल चेक किया जाता है, मतलब उनको दोबारा क्वेश्चन दोहराए जाते हैं और उनके जो जवाबात उन्होंने पहली दफ़ा जो दिए थे तो वो उन्हें सुनाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने ये बात कही थी क्या ये वाकई में ऐसा है या नहीं। अगर वो दोबारा से आपको वही जवाब दे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सही इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन वैलिडेट हो जाती है। वैलिडेट से मुराद ये है कि वो कंफर्म हो जाती है कि पेशेंट जो है इस बात के हवाले से किसी किस्म के शक व शुबात में नहीं है, बल्कि वो ठीक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पॉसिबल प्लान्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। समरी एंड क्लोजिंग या टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, नर्स जो है वो अपने क्लाइंट के साथ क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपने उन्होंने जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए होते हैं, फाइंड आउट किए होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए पॉसिबल बेस्ट सोल्यूशन को निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इसके अलावा मेक श्योर टू आस्क इफ़ एनीथिंग एल्स कंसर्न द क्लाइंट एंड इफ़ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस। इसके साथ साथ नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को कहते हैं कि अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है या आपके दिल में कोई बात है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है समरी और क्लोजिंग फेज में होती है। इंटरव्यूइंग माइलस्टोन। अब इंटरव्यूइंग के जो माइलस्टोन है वो क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, माइलस्टोन से मुराद ये है जब हम इंटरव्यू करने वाले होते हैं तो इंटरव्यू करने से पहले हम क्या करते हैं, गेटिंग रेडी द अप्रोच टू द इंटरव्यू। सबसे पहले हम इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर, और जितनी भी एस्पेक्ट है उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और अपने पेशेंट को भी तैयार करते हैं। लर्निंग अबाउट द पेशेंट। दूसरा काम हम ये करते हैं कि जब भी हम पेशेंट के साथ इंटरव्यू हम कर रहे होते हैं, उनसे इंटरव्यू हम करने वाले होते हैं, तो इंटरव्यू करने से पहले नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अपने पेशेंट के हवाले से उनके पास जो रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है, वो उस रिपोर्ट को पढ़े ताकि नर्स को जो है पहले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनको हो और उनके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। द सीक्वेंस ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, कि किस तरह से हमने इंटरव्यू को लेना है, किस तरह से हमने अपनी इंटरव्यू प्रोसेस को कंटिन्यू रखनी है। इसी तरह से बिल्डिंग द रिलेशनशिप, द टेक्निक्स ऑफ स्किल इंटरव्यू, किस तरह से मैं इंटरव्यू के दौरान अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप कायम करूँगा, किस तरह से अपने क्लाइंट की जो ट्रस्ट है उसको मैं हासिल करूँगा। तो इसके लिए जितने भी टेक्निक्स यूज़ करने होंगे तो उन टेक्निक्स के हवाले से वो पहले से क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं, ठीक है। अडॉप्टिंग योर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन, इसी तरह से नर्स क्या करते हैं, अपने इंटरव्यू को एक ख़ास सिचुएशन से रिलेट करते हुए क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। सेंसिटिव टॉपिक्स दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल्स, इसी तरह से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर बात करना जो है या जिस पर बात करने के लिए ख़ास स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो उन स्किल्स को
क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है कि मैंने इस टॉपिक पर इस तरीके से बात करनी है कि जो पेशेंट है वो भी अनकंफर्टेबल फील ना करे और वो बिल्कुल फ्रीली रिलैक्स होकर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर करे। इसके अलावा सोशिएटल एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यूइंग, जितने भी सोशिएटल एस्पेक्ट है मतलब क्लाइंट के जो कल्चर वैल्यूज़ है, उनके जो रिलीजियस वैल्यूज़ है, उसको बरूह कार या उसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इस अंदाज से करेंगे कि उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनके जो रिलीजियस वैल्यूज़ है उसको किसी किस्म का ठेस ना पहुँचे। ठीक है, तो गेटिंग रेडी में हम क्या करेंगे, गेटिंग रेडी में हम टेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम अपने लिए टाइम लेंगे। ठीक है, अपने बारे में सोचेंगे कि किस तरह से हमने इंटरव्यू को स्टार्ट करनी है, कैसे हमने अपने पेशेंट के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करनी है, कैसे उनके सामने पेश आना है। ठीक है, तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड, अपने पेशेंट की जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे जो पेशेंट है जिनकी इंटरव्यू हम करने वाले हैं तो उनको असल में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम जो है उनमें डायग्नोस हुआ है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के हवाले से हम थोड़ी बहुत नॉलेज को गेन कर लेते हैं इंटरव्यू को करने से पहले। इसके अलावा रिव्यू योर क्लिनिकल बिहेवियर और अपीयरेंस, फिर हम अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको देखते हैं कि आया फ़िज़िकली मैं जो है एज अ नर्स दिख रहा हूँ या नहीं, फ़िज़िकली जो है मैं ठीक हूँ या नहीं, क्या मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे साथ कंफर्टेबल होंगे या नहीं। ठीक है, तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, इक़दामात उठाते हैं। इसके अलावा एडजस्ट द एनवायरनमेंट, एक ऐसे इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना नर्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है कि जिसमें उसका क्लाइंट जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, अपने आप को जो है सिक्योर महसूस करे, अपने आप को रिलैक्स महसूस करे, जिसमें प्रॉपर लाइटिंग का होना ज़रूरी है, किसी किस्म का शोर ना हो। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेसी मेंटेन हो। इसके अलावा जो नर्स और पेशेंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर मेंटेन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका जो एनवायरनमेंट होता है, पेशेंट और नर्स का जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्या करता है, उसको इफ़ेक्टिव बनाता है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल करते हैं तो आपकी जो इंटरव्यू होगी वो फिर इफ़ेक्टिव होगी। और इसी तरह से नोट्स किस तरह से आपने लेने हैं इंटरव्यू के दौरान, तो इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, इंटरव्यू में जाने से पहले इन सब चीज़ों को देखना होता है नर्स ने। ठीक है, फिर इसके बाद लर्निंग अबाउट द पेशेंट, द सीक्वेंस ऑफ द इंटरव्यू। लर्निंग अबाउट द पेशेंट से मुराद ये है कि नर्स जब इंटरव्यू लेंगे अपने पेशेंट से तो इंटरव्यू लेने से पहले नर्स ने कुछ ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिससे उनको थोड़ा बहुत पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए अपने पेशेंट के हवाले से। किस तरह से हमने इंटरव्यू लेनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ग्रीट द पेशेंट एंड इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट। सबसे पहले आपने अपने पेशेंट के साथ जो है मिलजुलना है। ठीक है, उनको सलाम करना है, उनको अपना आप जो है वो मुतारिफ़ कराना है। ठीक है, अपने जो ड्यूटीज़ है वो आपने उनको मुतारिफ़ कराने हैं और उनकी क्या करनी है, उनकी ग्रीटिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा इनवाइट द पेशेंट स्टोरी, पेशेंट को आपने जो है उनको आपने क्या करना है, उनको आपने बताना है कि जी आप मुझे बताएं कि आप किस प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल आए हुए हैं, आपको क्या मसला है, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट को दावत दे रहे हैं कि वो अपना जो मसला है वो आपको बयान करे। ठीक है, इसके अलावा सेट द एजेंडा फॉर द इंटरव्यू, आप जो इंटरव्यू लेने वाले हैं तो उस इंटरव्यू का एजेंडा क्या है, किस मकसद के लिए आप इंटरव्यू अपने पेशेंट से ले रहे हैं, तो आपने उस एजेंडे को, उस गोल को जो है आपने सेट करना है। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंड एंड क्लैरिफाई द पेशेंट स्टोरी, आपने जो है
पेशेंट जब आपको अपने बारे में बता रहे हो तो उस दौरान आपने जो है उनसे उस स्टोरी के हवाले से कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हो जिससे वो अपनी स्टोरी को मज़ीद क्लियर करके मज़ीद वजाहत के साथ जो है आपको पेश करें। इसके साथ साथ क्रिएट अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट कंसर्न। पेशेंट जब बोल रहा होता हो तो उस दौरान जो है आपने पेशेंट को क्या करना हो, आपने पेशेंट को सपोर्ट देनी होती है, ठीक है। आपने पेशेंट को क्या करना हो, आपने पेशेंट की जो कम्युनिकेशन है उसको आपने इन्हांस करनी हो कि अच्छा इस तरह से हुआ था, तो इस तरह से होने के बाद फिर आपने क्या किया, या इस तरह होने के बाद आपके साथ क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो कम्युनिकेशन है उसको एनहांस करा रहे हैं और इससे पेशेंट जो है उनको भी अच्छा महसूस होगा। वो इस तरह से महसूस करेगा कि जो नर्स है वो मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे बातों को सुनने में दिलचस्पी ले रहे हैं, और इस वजह से वो फिर मज़ीद खुलकर आपके साथ बातों को शेयर करेंगे। इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो फिर नर्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ प्लेन को क्या करे, प्लेन को डिस्कस करे कि अच्छा आपको ये मसला है तो इस मसले के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ मेथड्स के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप किस मेथड के ज़रिए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या किस मेथड के बारे में आप सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ प्लान को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू, और इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए फिर आपने क्या करनी है, इंटरव्यू को क्लोज कर देनी है। बिल्डिंग द रिलेशनशिप, द टेक्निक ऑफ स्किल इंटरव्यूइंग। अब जब इंटरव्यू आप कर रहे होते हैं अपने पेशेंट से, तो इस इंटरव्यू के दौरान आप वो कौन से स्किल्स है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने पेशेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बना सकते हैं, अच्छे ताल्लुकात को बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला स्किल आता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल आता है वो है एक्टिव लिसनिंग। जब आपका क्लाइंट आपको अपने प्रॉब्लम बता रहे होते है तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को गौर से सुने, आप अपने क्लाइंट को जो है गौर से सुने, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ गाइडेड से मुराद ये है कि बातों के दौरान आप उनको गाइड करते रहे कि अच्छा आपका मतलब ये है कि आप ये कहने वाले हैं, या आपकी इस बात का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि जो नर्स है वो हमारी बातों को गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने करनी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आई कांटेक्ट आपने जो है अपने पेशेंट के साथ रखनी है। इसके अलावा जेस्चर्स को जो है आपने यूज़ करना है, मतलब इशारों, मतलब सर को हिलाते हुए ये तासुर देना कि हाँ मैं आपकी जो बात है उसको समझ रहा हूँ या उसको सुन रहा हूँ, ठीक है। और आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना। तो ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस देना, ठीक है। रीएश्योरेंस करना, रीएश्योरेंस से मुराद यही है कि जब वो बात कर रहे हो और बात के दौरान आप उनको कहते हैं अच्छा आपके बात आपकी ये बात करने का ये मतलब है, तो इसको कहते हैं रीएश्योरेंस, मतलब बात को कंफर्म करना। इसके साथ साथ समराइजेशन, जब वो अपनी स्टोरी आपको बता देते हैं तो आप सिंपल अल्फाज में उसको दोबारा से उनको समराइज़ करते हैं कि क्या आपने ये बातें की थी। इसके साथ साथ एम्पावरिंग द पेशेंट, पेशेंट को जो है आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने एम्पावर करना है, ठीक है। उनको जो है आपने क्या करना है, उनको जो है आपने बोलने की क्या करनी है, आज़ादी देनी है। उनको जो है बात करने के लिए इन्हांस करना है। उनको जो है बात करने के लिए आपने क्या करना है, स्टिमुलेट करना है कि वो खुलकर आपके साथ बात करे और बात करने के दौरान किसी किस्म की हिचकिचाहट को महसूस ना करे। अडॉप्टिंग योर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन। अब ख़ास सिचुएशन के लिए किस तरह से आपने इंटरव्यू को अडॉप्ट करनी है, या एक ख़ास सिचुएशन के लिए आपने इंटरव्यू को किस तरह से अडॉप्ट करनी है और वो सिचुएशन कौन से है। नंबर 1 द साइलेंस पेशेंट।
अब एक पेशेंट ऐसी आता है आपके पास जो कि कुछ नहीं बोल रहा, जो कि बिल्कुल खामोश है और आपकी किसी भी सवाल का कोई जवाब आपको नहीं दे रहा। तो ये एक स्पेसिफ़िक सिचुएशन है, एक ख़ास कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में आपने किस तरह से अपनी इंटरव्यू को मेंटेन रखनी है, किस तरह से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, इस पर आपने जो है उस सिचुएशन को देखना है और उसके मुताबिक फिर आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंटरव्यू को लेना होगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि कन्फ्यूजन का शिकार हुए हो और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि हमने क्या बोलना है, हम हॉस्पिटल क्यों आए हुए हैं, तो इस तरह के पेशेंट की जो कन्फ्यूजन है उसको आपने जो है उसको ख़त्म करनी है, उनको जो है आपने काउंसल करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है और इस तरह से फिर आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा द पेशेंट विद इम्पेयर कैपेसिटी, ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें जो कैपेसिटी होती है, मतलब बात करने की कैपेसिटी, सलाहियत, या बातों को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत, या किसी भी किस्म की सलाहियत उनकी जो है उसमें ख़राबी आई हो। तो ऐसे पेशेंट को आपने किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन के मुताबिक फिर आपने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। द टाकेटिव पेशेंट, द एंग्री और डिस्ट्रप्टिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट भी हॉस्पिटल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और ज़रूरत के बग़ैर जो है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बस बोलते रहते हैं, ठीक है। या ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्से में जो है वो पेशेंट आए हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होते हैं। इंटरव्यूइंग अक्रॉस द लैंग्वेज बैरियर, ऐसे पेशेंट भी हॉस्पिटल आते हैं जिनका जो लैंग्वेज होता है उनका मसला होता है। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में उर्दू बोली जाती है और वो पठान है, ठीक है। तो पठान जो है ना उर्दू को समझ रहा है और उर्दू वाले जो है वो पठान की बातों को नहीं समझ रहे। तो इस वजह से लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, ज़ुबान की रुकावट आ जाती है। तो इसके लिए जो सलूशन है वो ये है कि आपने एक ट्रांसलेटर को रखना है और ट्रांसलेटर के ज़रिए आपने एक दूसरे की जो बात है उसको जो है आपने डिस्कस करनी है। द पेशेंट विद लो लिटरेसी, इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि अनएजुकेटेड हो, जिनको समझ नहीं आ रही हो कि किस तरह से मैंने अपने प्रॉब्लम को अपने नर्स के साथ शेयर करना है, उनको बताना है, या जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से अपने नर्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से आप इंटरव्यू ले सकते हैं ये भी डिपेंड करता है नर्स की स्किल्स पर। इसके अलावा ऐसे पेशेंट द डिफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कि बहरे हो, जिनको सुनाई ना देता हो या जो कि बहुत मुश्किल से सुनते हैं, तो इसको आपने किस तरह से डील करना है, किस तरह से आपने इनसे इंटरव्यू लेनी है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है। द ब्लाइंड पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कि अंधे हो, जिनको कुछ दिखाई ना देता हो, तो उनसे इंटरव्यू कैसे लेनी है। द पेशेंट विद लिमिटेड इंटेलिजेंस, ऐसे पेशेंट जो कि दिमागी तौर पर थोड़े से कमज़ोर हो, सोचने समझने की जो काबिलियत है उनमें जो है इतनी ना हो। तो इस तरह के पेशेंट को किस तरह से डील करना है, किस तरह से इनसे इंटरव्यू लेनी है, ये नर्स की कैपेसिटीज़ या नर्स की जो एबिलिटीज़ है उसमें आती है। द पेशेंट सीकिंग पर्सनल एडवाइस, ठीक है। सेंसिटिव टॉपिक्स दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल्स, अब ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिन पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जो कि थोड़ी सी प्राइवेट होती है, जिसमें हमारे साथ सेक्सुअल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट के सेक्स के हवाले से बात करते हैं, उनकी जितने भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, नीड्स है, उसके हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ के हवाले से हम उनसे डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल एंड ड्रग यूज़ के बारे में हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। फैमिली वायलेंस हो गया और डेथ एंड डाइंग, तो ये हमारे साथ ऐसे टॉपिक है जिस पर इंटरव्यू लेना या जिस पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन
नामुमकिन नहीं होता। इसके लिए ख़ास स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि हर नर्स को आने चाहिए। द टेक्निक्स ऑफ स्किल इंटरव्यू के जो टेक्निक है वो है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एडाप्टिव क्वेश्चनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फैसिलिटेशन, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज, वैलिडेशन, रीएश्योरेंस, समराइजेशन एंड एम्पावरिंग द पेशेंट। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पर्पसेस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। अब हम जो हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, हेल्थ के हवाले से हम जो हिस्ट्री या जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो किस मकासद के लिए करते हैं। इसका पहला मकसद हमारा ये होता है कि प्रोवाइड द सब्जेक्टिव डेटाबेस। सब्जेक्टिव डेटाबेस से मुराद ये है कि पेशेंट जो है जिस कंप्लेंट के साथ हॉस्पिटल आया होता है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम लाहक हुई होती है, तो पेशेंट की उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, अंडरस्टैंड करें, उसको हम जान सके। तो इस मकसद के लिए हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई द पेशेंट स्ट्रेंथ। पेशेंट की क़ुव्वत बर्दाश्त को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट जो है किस हद तक इस दर्द को, इस बीमारी को बर्दाश्त कर सकता है, इनमें इस बीमारी को बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है, इसको मालूम करने के लिए हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल। पेशेंट के जितने भी हेल्थ से रिलेटेड मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट से सेहत के हवाले से उनसे डेटा जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई सपोर्ट। पेशेंट की जो सपोर्ट है उसको मालूम करने के लिए हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं कि फाइनेंशियली वो इस ट्रीटमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, या सोशली वो किस तरह से अपनी जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखता है, या माशरे में उनका दूसरे लोगों के साथ क्या रवैया है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों के हवाले से पेशेंट को समझाना चाहिए, उनको टीचिंग देनी चाहिए, ठीक है, उनको सिखाना चाहिए। तो इसको मालूम करने के लिए हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। और डिस्चार्ज नीड, ये मालूम करने के लिए कि पेशेंट को कब हमने डिस्चार्ज करना है, कब हमने डिस्चार्ज नहीं करना, इसके लिए हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिनका इलाज मौजूदा हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, तो इसको हमने किस हॉस्पिटल रेफ़र करना है, रेफरल करनी है, ठीक है, इनकी। तो ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। अब हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री के अक़साम है। एक हमारे साथ कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री होती है और एक हमारे साथ फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री होती है। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री को कम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें हम सर से लेकर पाँव तक पूरी हिस्ट्री लेते हैं। जबकि फोकस हेल्थ हिस्ट्री में हम ख़ास बीमारी के हवाले से हम पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट। हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट के लिए हमारे साथ एक फार्मूला है सैम्पल में हम क्या करते हैं, एस स्टैंड फॉर सिम्पटम, जिसमें हम पेशेंट के जो चीफ कंप्लेंट है उसके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। ए स्टैंड फॉर एलर्जीज़, जिसमें हम पेशेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन चीज़ों से एलर्जी है। एम स्टैंड फॉर मेडिकेशन, जिसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि आया आपको ये प्रॉब्लम पहले हुआ था या नहीं, अगर हुआ था तो इसके लिए आप पहले कौन से मेडिसिन्स यूज़ करते थे, किस तरह की ट्रीटमेंट लेते थे। तो इस मेडिकेशन में हम इस तरह के सवालात करते हैं। इसी तरह से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से हम ये डेटा जमा करते हैं कि पहले अगर आपको कोई बीमारी लाहक हुई थी तो उसके लिए आपने किस तरह के मेडिसिन यूज़ किए थे, किस तरह की ट्रीटमेंट आपने की थी, उसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। इसके अलावा लास्ट ओरल इनटेक, पेशेंट से हम डेटा लेते हैं कि आखिरी बार उन्होंने क्या खाया था या क्या पिया था। तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट ओरल इनटेक में हम उनसे इसके हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं और में इवेंट्स के बारे में पूछते हैं।
मतलब वो कौन से इवेंट्स हैं, वो कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई या जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं अपने पेशेंट से। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। अब जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो हेल्थ हिस्ट्री में हम मंदरजा झेल चीज़ों के बारे में अपने क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर बायोग्राफिकल डेटा है, दूसरे नंबर पर रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, किस वजह से आप जो है हॉस्पिटल आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, पेशेंट की पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या थी, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है, इसी तरह से रिव्यू ऑफ द सिस्टम के हवाले से वो किस तरह से सोचते हैं, डेवलपमेंटल कंसिड्रेशन उनकी क्या है और साइको सोशल प्रोफाइल उनकी कैसी है। तो ये वो सारे कंपोनेंट है हेल्थ हिस्ट्री के जिसके हवाले से हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से डेटा को गैदर करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, सो बायोग्राफिकल डेटा में हम पेशेंट के नाम को क्या करते हैं, मालूम करते हैं, उनके एड्रेस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फ़ोन नंबर को रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन को क्या करते हैं, हम उनके हवाले से डेटा लेते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की जो एज या बर्थ डेट है उसको हम वेरीफाई करते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ को हम मालूम करते हैं, उनकी जो जेंडर है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, रेस के हवाले से हम उनसे डेटा लेते हैं, रिलीजन के हवाले से, मैरिटल स्टेटस के हवाले से कि सिंगल है या मैरिटल है। ठीक है, एजुकेशनल लेवल के हवाले से हम उनसे डेटा लेते हैं कि लिटरेट है या इलिटरेट है। ऑक्यूपेशन के हवाले से हम उनसे डेटा को गैदर करते हैं और सोशल सिक्योरिटी और इसके साथ साथ नंबर हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से हम उनसे डेटा गैदर करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट जो है ये बायोग्राफिकल डेटा में आते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि इन द फॉलोइंग विच वन बिलोंग टू बायोग्राफिकल डेटा। तो बहुत सारे ऐसे दिए गए होंगे जिसमें एक इसमें से भी दिया गया होगा। तो अगर आपको ये याद हो तो आप आसानी से एमसीक्यूज को हल कर सकेंगे। रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आप जो है किस वजह से हॉस्पिटल आए हैं। आस्क योर पेशेंट व्हाई ही और शी इज़ सीकिंग हेल्थ केयर, वो क्यों सेहत से रिलेटेड केयर को लेना चाहते हैं या क्यों वो हेल्थ केयर सेंटर आए हैं। ठीक है, द पेशेंट रीज़न फॉर सीकिंग केयर इज़ यूजुअली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो इस क्वेश्चन के जवाब में जो पेशेंट आपको जवाब देंगे तो वो यही देंगे कि हेल्थ केयर सेंटर इसलिए आए हैं ताकि हम जो एहतियाती तदाबीर है उसको हासिल करें और अपनी जो सेहत है उसको हम क्या करें, महफूज कर सकें। ठीक है, और अपनी जनरल चेकअप करें। इन एन एक्यूट केयर सेटिंग द रीज़न ऑफ सीकिंग केयर इज़ कॉल्ड द चीफ कंप्लेंट। अगर एक्यूट हेल्थ केयर सेटिंग के में हम इस तरह की क्वेश्चन करते हैं तो पेशेंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि उनको जो प्रॉब्लम लाहक हुआ होता है, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है उनको जो है पेट में दर्द हो रहा है, या एक पेशेंट है वो मुसलसल वॉमिटिंग कर रहे हैं, या एक पेशेंट है वो मुसलसल डायरिया का शिकार है। ठीक है, तो ये वो चीफ कंप्लेंट है जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं और अपने आप को सेहतमंद दोबारा देखने के लिए डॉक्टर से, नर्सिस से रुजू करते हैं। करंट हेल्थ स्टेटस में हम क्या करते हैं, द करंट हेल्थ स्टेटस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। करंट हेल्थ स्टेटस में हम मंदरजा झेल चीज़ों के बारे में पेशेंट से पूछेंगे। यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ के उनका जो मौजूदा सेहत की कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, वो अपने आप को कैसे महसूस करा रहे हैं। एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, उनसे हम पूछेंगे कि आपको मौजूदा टाइम में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ आपको है या नहीं। यूजुअल पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसके अलावा एनी हेल्थ कंसर्न, सेहत के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ये सारे क्वेश्चन हम करंट हेल्थ स्टेटस में क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से पूछते हैं और उनसे इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में ज़ाहिरी बात है हम उनकी पास्ट सेहत के हवाले से पूछते हैं कि
अगर कोई बीमारी इस टाइम जो आपको हुई है तो क्या ये बीमारी आपको पहले हुई थी या नहीं। अगर हुई थी तो इस बीमारी के लिए आपने कोई मेडिसिन यूज़ किए थे या नहीं। अगर किए थे तो कौन से मेडिसिन आपने यूज़ किए थे, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन हम अपने क्लाइंट से करते हैं। चाइल्डहुड इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन के बचपन में आपको कभी ये बीमारी हुई थी या नहीं, या कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे या नहीं। इसके अलावा किसी किस्म की सर्जरी या कोई सीरियस इंजरी आपको हुई थी या नहीं, ठीक है। एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम आपको पहले कभी प्रॉब्लम इससे पहले कोई मसला हुआ था या नहीं। इम्यूनाइजेशन आपने की है या नहीं। कोई मेडिकेशन या एलर्जीज़ आपको है या नहीं, या रिसेंट ट्रैवल आपने कहीं पर की है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री में आस्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एजेस ऑफ योर पेशेंट फैमिली मेम्बर। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फैमिली पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सेहत के हवाले से हम डेटा को जमा करते हैं और उनके एजेस के हवाले से, ठीक है। फैमिली मेम्बर इंक्लूड द पेशेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग, आंट्स एंड अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट। अब पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है इसमें हमारे साथ पेशेंट के स्पाउस आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनके जो आंटी अंकल है और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ये सारे पेशेंट के फैमिली मेम्बर में आते हैं। आस्क अबाउट जो जेनेटिकली लिंक और कॉमन डिजीज़ सच एज हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ट्यूबरकुलोसिस, रेनल डिजीज़, सीजर्स और मेंटल डिजीज़, ठीक है। इन बीमारियों के हवाले से हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि आया आपके फैमिली में किसी दूसरे मेंबर को इसी तरह की बीमारी तो नहीं हुई जो कि आपको हुई है, ठीक है। ये इसलिए हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि आया ये बीमारी इनमें कोई जेनेटिकली तो नहीं है, ठीक है, पैदाइशी तो इनमें ये बीमारी नहीं है। इस मकसद के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द पेशेंट फैमिली मेम्बर्स आर डिजीज़, रिकॉर्ड द एज एंड काज ऑफ डेथ। अगर पेशेंट के फैमिली मेम्बर में कोई मरा हुआ हो तो उसके मरने के पीछे क्या वजह है, उसको हम क्या करते हैं, अपने साथ जमा करते हैं उस डेटा को। रिव्यू ऑफ द सिस्टम। रिव्यू ऑफ द सिस्टम में हम क्या करते हैं, आस्क क्वेश्चन दैट आर स्पेसिफिक टू ईच बॉडी सिस्टम। हम अपने पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल के इंतज़ामिया के हवाले से कोई क्वेश्चन है या कोई बात ऐसी हो जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, या कोई बात ऐसी हो जो कि आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में बताएं। द क्वेश्चंस आर यूजुअली अबाउट द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग सिम्पटम्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिस्टम, ठीक है। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन में डेवलपमेंटल असेसमेंट आर ऑफन परफॉर्म ऑन चिल्ड्रन। Illness and hospitalization can have a major impact on child growth and development। और ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा कि जो बीमारी और जो हॉस्पिटलाइजेशन है ये बच्चे की सेहत पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है और उसकी जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, असरअंदाज करती है। साइको सोशल प्रोफाइल में हम किस तरह की क्वेश्चन करते हैं, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड बिलीव के सेहत के हवाले से उनके क्या ख़यालात है, किस तरह से वो अपने सेहत को देखते हैं, और इसके अलावा वो अपने सेहत के लिए कॉन्शियस है या नहीं, वो अपने सेहत का ख्याल रखते हैं या नहीं, अपने सेहत का उनको कदर है या नहीं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल डे, ठीक है, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है उसके हवाले से डेटा लेते हैं। अ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, वो अपनी ग़िज़ा को किस तरह से लेते हैं, आया वो ग़िज़ाइयत के मामले में जो है कॉन्शियस है या नहीं, प्रॉपर तरीके से डाइट लेते हैं या नहीं। इसके अलावा एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, प्रॉपर तरीके से वो एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, इसके हवाले से हम डेटा लेते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, और प्रॉपर तरीके से वो सोते जागते हैं या नहीं, और उनकी जो स्लीप वेक टाइमिंग है वो नॉर्मल है या नहीं। तो इसके हवाले से हम साइको सोशल प्रोफाइल में डेटा को क्या करते हैं, जमा करते हैं। इसके अलावा पर्सनल हैबिट, उनकी जो ज़ाती आदत है उसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं, वो किस तरह के काम करते हैं,
इन्वायरमेंटल रिस्क के हवाले से डेटा गैदर करते हैं, सोशियो इकनॉमिक स्टेटस, माशरे में उनकी जो माशी कंडीशन है वो कैसी है, माशी तौर पर वो ठीक है या नहीं। इसके अलावा अपने फैमिली में उनका क्या किरदार है और उनका अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुकात किस तरह से हैं, खुशगवार है या खुशगवार नहीं है, इसके हवाले से डेटा जमा करते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज़्म, जब कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के दौरान आया वो स्ट्रेस में आते हैं या नहीं, या उसको प्रॉपर तरीके से वो फेस करना आता है या नहीं, तो इसके हवाले से डेटा हम गैदर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 3 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। यूनिट नंबर 2 जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।